हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। तो अभी हमने उत्तराखंड स्पेशल में 2 क्लास हमारी हुई है, जिसमें पहला प्रागैतिहासिक काल और दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल हो गया है। उसके पश्चात जो सिलेबस में है उत्तराखंड की जनजातियों के बारे में है। तो आइए इस टॉपिक को देखते हैं। तो उत्तराखंड की जो जनजातियां हैं उनमें मुख्य रूप से इनको 5 प्रमुख समूहों में शामिल किया गया है। इनको 2 भागों में, जैसे कि एक भाग पहाड़ी जनजातियों का है जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, जैसे जौनसारी, भोटिया और राजी, तथा दूसरा जो है क्राइटेरिया का वो है तराई जनजातियों में। इनमें तराई में आते हैं, जो मुख्य रूप से तराई क्षेत्रों में रहते हैं, वो हैं थारू व बुक्सा जनजाति। तो इनको 2 भागों में इस तरह हम बांट सकते हैं। और जो उत्तराखंड की जनजातियां हैं, इनको 1967 में अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया। तो पहाड़ी जातियों में हम देखते हैं, पहले नंबर पर देखते हैं भोटिया या भोटांतिक। तो ये जो जनजाति है ये उत्तराखंड के उत्तरवर्ती भागों, विशेषकर तिब्बती सीमा से सटे क्षेत्रों में निवास करते हैं। भोटिया जो शब्द है वो बो से आया है, जो तिब्बत के लिए मूल तिब्बती शब्द है। जो मूल तिब्बती लोग होते हैं उनको बो कहते हैं, तो ये वहां से आया है। भोटिया को किरात वंशी, जो प्राचीन जाति है इस क्षेत्र की किरात, वो एक अर्ध घुमंतु जनजाति माना जाता है। तो भोटिया को किरातों का वंशज माना जाता है, जो कैसे हैं, अर्ध घुमंतु, जो कुछ समय घूमते हैं, कुछ समय कहीं अस्थायी रहते हैं। इस तरह से ये अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ये अपने को कहते हैं खस राजपूत। ये अपने को खस राजपूत कहते हैं। तो इसमें जो है उत्तर के क्षेत्र में, जो नीति माणा के क्षेत्र में जो रहते हैं, जोहार, दारमा, ब्यासी, चौदास के भोटांतिक प्रमुख हैं। तो ये जो नीति जो दर्रा है, नीति माणा, तो यहाँ के आसपास जो क्षेत्रों में रहते हैं उनको नीति भोटांतिक, माड़ा भोटांतिक कहते हैं। तो ये इनके प्रकार हैं भोटांतिकों के। तो यहाँ से लेकर नीति माणा से लेकर जोहार, दारमा, ब्यासी, चौदास के भोटांतिक जो हैं वो प्रमुख आते हैं। भोटियों को 3 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित हैं। जो ये हैं 3 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है इनको। तो सबसे पहले जो उत्तर काशी के जाग, उत्तर काशी जिले में जो आते हैं भोटांतिक, उनको जाग कहते हैं। चमोली के जो आते हैं उनको मार्चा कहते हैं, ये व्यापारी हैं। और चमोली में ही तोलचा, जो तोलचा है वो किसान है। और चमोली के क्षेत्र में जो मार्चा है वो व्यापारी हैं। और फिर इसके बाद पिथौरागढ़ जिले में धारचूला के पास जो है, धारचूला के पास जो पिथौरागढ़ जिले में है, उनको क्या कहते हैं, शौका। तो ये शौका भूटियां हैं। तो इनको ध्यान रखेंगे कि जाग जो है वो उत्तर काशी में मिलते हैं, चमोली में मार्चा हैं जो व्यापारी हैं, और तोलचा हैं जो किसान हैं। पिथौरागढ़ में धारचूला क्षेत्र के पास के जो हैं उनको क्या कहते हैं, शौका भोटांतिक। इनकी जो शारीरिक बनावट है वो मंगोलों से मिलती जुलती है, जो तिब्बती जाति के मिश्रण हैं। ये तिब्बती जात के मिश्रण हैं और इनकी जो बनावट है वो मंगोलों से मिलती जुलती है। इनका कद छोटा, सिर बड़ा, आंख छोटी, नाक चपटी, शरीर पर बालों की कमी, हल्का पीलापन लिए हुए शरीर है। बालों का रंग जो होता है हल्का भूरा होता है। हिमालय के जो तिब्बती हैं वो बर्मी भाषा परिवार से संबंधित हैं और मुख्यतः ये 6 बोलियां बोलते हैं। व्यापार जो है वो भोटियों का अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन है। ये समुदाय अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों के समुदाय के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये तिब्बत क्षेत्र से भी व्यापार करते हैं। ये चीन जो कब्जा किए हुए तिब्बत का क्षेत्र, वहां और भारत के बीच अपना व्यापार करते हैं। भोटिया जो है एक कृषि सह पशुपालक, मतलब कि कृषि के साथ साथ यह पशुपालन भी करते हैं।
ये ऐसा इनका समुदाय है। ऊनी सूत बुनना, कालीन, कंबल, स्वेटर जैसे ऊनी सामान बनाने की कला जो है बेटी को उसके माँ के द्वारा सिखाई जाती है। माएँ सिखाती हैं बेटियों को कैसे ऊनी सूत बुनना है, कालीन बनाना है, कंबल, स्वेटर। तो ये कला माँ के द्वारा बेटियों को दी जाती है। बकरी और भेड़ से ऊन और मांस प्राप्त करते हैं। ये जो भेड़ पालन करते हैं उनसे ऊन और मांस प्राप्त करते हैं। और ये याक भी पालते हैं। याक पहाड़ी पशु है। भोटियाओं का मुख्य भोजन चावल या मंडुआ का भात है, जिसको क्या कहते हैं, छाकू। मंडुआ के भात को, यानी जो मंडुआ का जो चावल बनता है उसको छाकू कहते हैं। गेहूं की रोटी है, गेहूं की रोटी को ये कुटो कहते हैं। बड़े आकार की जो रोटी होती है उसको पूली कहते हैं। ये दाल सब्जी को छामा कहते हैं। जौ, मड़ुआ, गेहूं का सत्तू जिसको सिल्दू कहते हैं, और मांस इनके जो है मुख्य भोजन है। भोटिया ज्या एक पदार्थ का पेय बनाते हैं जिसमें क्या रहता है, दूध, मक्खन, चाय पत्ती, नमक और एक वृक्ष की छाल होती है जिसको पानी में गर्म करके इसका पेय बनाते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। जबकि चकती या छंग को क्या कहते हैं, शराब को ये छंग कहते हैं, का प्रयोग ये विशेष अवसरों पर करते हैं। जब कोई विशेष अवसर होगा तो ये शराब का भी यूज करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो जो बनाई गई है वो इस हिसाब से बनाई गई है कि आप प्री के साथ साथ मेंस की भी तैयारी हो जाए इसी के साथ साथ, जिससे आप मेंस में टाइम कम रहता है और सिलेबस बहुत ज़्यादा रहता है, जिससे आपको मेंस के समय बर्डन ना पड़े, इसलिए ये पैसेज में लिखा गया है। तो आगे देखते हैं। जो भोटिया स्त्रियां हैं वो च्यूमाला जो पूरी बाह का वस्त्र होता है जो पूरे हाथ में आता है। च्यू जो आधी बाह का होता है उसको च्यू कहते हैं। ज्यूज जो है कमर में लपेटने का वस्त्र होता है उसको कहते हैं ये। और च्यूकला टोपी नुमा वस्त्र धारण करती हैं। तो ये तो हो गया कपड़ा। और स्त्रियों का जो आभूषण है उसमें लक्षेप जिसको अंगूठी कहते हैं, अंगूठी को ये लक्षेप कहते हैं। बीरा वाली, छाकरी वाली, पतेली वाली, ये जो हैं बीरा वाली, छाकरी वाली, पतेली वाली, ये जो तीनों सिर के आभूषण हैं। खोंगली, हंसली जो पहना जाता है उसको एक खोंगली कहते हैं। मसाली, मनका माला, मनके की जो माला होती है उसको मसाली कहते हैं। बलडंग जो चांदी के सिक्कों की माला होती है उसको क्या कहते हैं, बलडंग। आदि आभूषण ये धारण करती हैं। तो जो आभूषण हैं उनको ये कहते हैं साली पुली। साली पुली का मतलब होता है कि आभूषण। स्वर्णवीरा एक आभूषण है जो नाक में, और कान का जल कछप जो है वो सोने का मुंदड़ा होता है। वो कान में जो सोने का मुंदड़ा पहनते हैं उसको जल कछप कहते हैं। तो ये स्त्रियों का जो है प्रमुख आभूषण है। पुरुष जो है वो रंगा क्या होता है, घुटने तक का कोट होता है। गैजू या खगचसी जो है ये ऊनी पैजामा पहनते हैं, उनको क्या कहते हैं, गैजू या खगचसी। बांखे मतलब ऊनी जूता। व चुंगठी या चुकल जिसको टोपी कहते हैं वो पहनते हैं। भोटिया द्वारा बनाए जाने वाले प्रसिद्ध कालीन को भोटिया दन, जो ये कालीन बनाते हैं, जो इनकी कालीन फेमस है उसको क्या कहते हैं, भोटिया दन। इसको क्या है, सितंबर 2021 में जीआई टैग भी प्रदान किया गया है। तो भोटिया दन जो है वो इनके द्वारा बनाए जाने वाला प्रसिद्ध कालीन है। भोटिया जो है वो सामान्यतः 2000 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर व लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई के स्थानों पर जहां चारागाह की सुविधा होती है वहां अपना आवास बनाते हैं। आवास को ये क्या कहते हैं, मैत। तो ऊंचाई पर आवास बनाकर रहते हैं। जब शीतकाल आरंभ होता है तो ये परिवार और पशुओं के साथ
शीतकालीन आवास जिसे गुंडा या मुनसा कहते हैं, वहां पर चले जाते हैं, जो थोड़ा से नीचे के क्षेत्रों में होते हैं जब बर्फबारी होती है तो। और जो शीतकालीन आवास है उसको मैत कहते हैं। जो सामान्य आवास है उसको क्या कहते हैं? मैत कहते हैं। लेकिन शीतकाल में जो ये विशेष आवास बनाए रहते हैं अपना, उनको मुंडा या मुनसा कहते हैं। कि जैसे शीतकाल प्रारंभ होता है तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं पहाड़ों पर, तो जो नीचे आते हैं तो वहाँ जो आवास रहता है उसको मुंडा या मुनसा कहते हैं। इस तरह भोटिया जनजाति जो है वो ऋतु प्रवास करती है। तो ये प्रश्न आए कि कौन सी जनजाति है जो ऋतु प्रवास करती है, तो वो भोटिया जनजाति है। इनके आवासों में पत्थर के साथ लकड़ी का अधिक प्रयोग किया जाता है। भोटिया जो है वो प्रतिसत्तात्मक प्रकार का परिवार पाया जाता है। इनमें संपत्ति का जो विभाजन है पिता के जीवित रहते हो जाता है। ये बुजुर्ग को बहुत सम्मान देते हैं। स्त्रियों को भी पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त होते हैं। गंगोत्री गवरयाल ने अपनी पुस्तक यादें में लिखती हैं, गंगोत्री जी हैं ये प्रसिद्ध लेखक हैं, तो उन्होंने यादें में लिखती हैं कि ब्यांस चौदांश दारमा के निवासी रण व स्त्रियां रणस्या कहलाती हैं। जो इस क्षेत्र में ब्यांस चौदांश और दारमा के क्षेत्र के जो निवासी हैं उनको रण, जो पुरुष हैं, स्त्रियों को रणस्या कहते हैं। रणस्या घर के बाहर का सब काम बड़े परिश्रम से करती हैं। अपने ग्रीष्मकालीन निवास में वह कृषि का कार्य भी करती हैं। तो पितृसत्तात्मक होते हुए भी इनको काफी अधिकार प्राप्त हुए थे। प्रसिद्ध इतिहासकार D.N. मजूमदार का जो 1946 में प्रकाशित एक लेख है, उसमें विवाह में जो आदिम गंधर्व पद्धति इनमें अपनाई जाती थी। ऐसा होता था कि ये रंग-बंग होता था। ऐसे ये घर होते थे जो गांव के बाहर बनाए जाते थे, जहां युवक और युवतियां आपस में मिलते थे और उनमें प्रेम प्रसंग होने पर उनका विवाह करा दिया जाता था। तो ये गांव के बाहर के क्षेत्र में बनाए जाते थे। लेकिन अब क्या है कि अब हिंदू परंपरागत ढंग से इनमें विवाह होने लगे हैं। अब एक पत्नी प्रथा भी प्रचलित है। बहुपत्नी प्रथा पर बहुत कमी आई है। विवाह जिसे दामी कहते हैं, दामी का मतलब विवाह के अवसर पर ये एक नृत्य करते हैं जिनको कहते हैं पौड़ा नृत्य। पौड़ा नृत्य जो है वो विवाह के अवसर पर किया जाता है इनके द्वारा। दूसरी जनजाति वो है जौनसारी है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में मुख्यतः पाए जाते हैं। तो इनका जो मुख्यतः ये क्या है, देहरादून के जौनसार वावर क्षेत्र में बसे हुए हैं। इस क्षेत्र में लगभग 97% राज्य के जो 97% जौनसारी हैं वो पाए जाते हैं। ये खुद को महाभारत के पांडवों का वंशज बताते हैं। ये मध्य हिमालय यानी कि ऊपरी देहरादून जिला, रवाई जो उत्तरकाशी जिले का क्षेत्र है में निवास करते हैं। यह गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं राज्य का दूसरा बड़ा जनजातीय समूह है। ये जो उत्तराखंड जो है वो गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र दो क्षेत्रों में बांटा गया है। तो गढ़वाल क्षेत्र का ये सबसे बड़ा और राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह है। पहला जो है वो थारू है जो कुमाऊं क्षेत्र में रहते हैं, उनको भी हम आगे देखेंगे। तो इनके निवास स्थल को लघु हिमालय के उत्तरी पश्चिमी भाग का भांवर क्षेत्र है। तो जो है ये लघु हिमालय के उत्तरी पश्चिमी भाग के भांवर क्षेत्र में जहां निवास करते हैं वो भांवर क्षेत्र है। जौनसार बावर क्षेत्र के अंतर्गत देहरादून जिले की कालसी, चकराता और त्यूनी तहसील आती है। तो जौनसार बावर क्षेत्र जो है उसके अंतर्गत ये देहरादून में पड़ता है। कालसी,
चक्राता व त्यूनी तहसील आती है। इन तीनों को मिलाकर अपना जौनसार बावर क्षेत्र बनता है। ये मंगोल एवं डोमो प्रजातियों के मिश्रण है। मंगोलों एवं डोमो की मिश्रण होते हैं। इनमें जो लक्षण होते हैं, जो गुण हैं, वो इन दोनों के मिश्रित गुण पाए जाते हैं। ये मुख्यतः कारीगर खसास और हरिजन खसास वर्ग में विभाजित हैं। तो देखते हैं कि क्या है ये इनकी विशेषता आगे। तो जो खसास वर्ग है इसमें ब्राह्मण एवं राजपूत आते हैं। कारीगर वर्ग में सोनार, लोहार, बढ़ई व नाथ जात के लोग आते हैं। और जो हरिजन वर्ग है इसमें डोम, मोची, कोली आदि आते हैं। तो जो कृषि एवं पशुपालन जो है इनका मुख्य व्यवसाय है। खसास, जिन्हें ब्राह्मण व क्षत्रिय कहा जाता है, इनमें वो किस भूमि के मालिक होते हैं। कारीगर वर्ग के जो जौनसारी हैं, जो कारीगर वर्ग में आते हैं, जो जौनसारी, वो क्या करते हैं, कारीगरी का काम और मजदूरी का काम करते हैं और इनसे जीविका चलाते हैं। जो हरिजन खसास वर्ग है ये आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से काफी पिछड़े हैं। खासकर जो इनमें आने वाली कोल्टा जनजाति है वो काफी पिछड़ी हुई जनजाति है हरिजन खसास वर्ग में। जो इनका पारंपरिक शिल्प है वो बुनाई का जो कार्य है उन्हीं कपड़ों की, वो इनका प्रमुख शिल्प कार्य है। तो अब इनकी भाषा देखते हैं क्या बोलते हैं। तो ये आपस में जो है वो जौनसारी बोलते हैं। जौनसार बावर क्षेत्र की जो मुख्य भाषा वो है जौनसारी है। बावर के कुछ क्षेत्र में बावरी, देवधार में देवधारी, हिमाचली भाषा भी बोली जाती है। इनके द्वारा इनकी जो आम संवाद और पठन पाठन की भाषा है वो हिंदी है, ये ध्यान रखना है। इनमें पितृसत्तात्मक प्रकार की संयुक्त परिवार प्रथा पाई जाती है। इनमें पहले बहुपति विवाह का प्रचलन था और बहुपत्नी का भी, लेकिन अब ये जो प्रथा है वो लुप्त हो चुकी है। डी शर्मा बहुपति प्रथा के दो मुख्य कारण बताते हैं। तो जो पहला कारण है कि इनमें स्त्रियों की कमी थी, इस वजह से बहुपति विवाह होता था। भू संपत्ति को अविभक्त रूप में अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करने के लिए जो है वो, अर्थात ये जैसे एक परिवार में कई भाई हैं तो वहाँ एक ही पत्नी आ जाती थी और जो भाई होते थे वो सभी उसके पति होते थे। तो इससे ये होता था कि जो भी संतान होगी तो उनकी जो जमीन है, संपत्ति है, वो बटेगी नहीं। तो इस आधार पर ये होता था। लेकिन अब क्या है, अब इनमें जो है वो विवाह की प्रथाएं बदल रही हैं और जो है अब इनमें बेवीकी, ये विवाह का एक प्रकार है। जो सबसे साधारण विवाह होते थे उनको बेवीकी, बोई दोदी, ये क्या है, ये मध्यम प्रकार के जिनमें थोड़ा बहुत प्रोग्राम होता था। और जो बाजदिया है ये बड़े शान शौकत से विवाह किया जाता है। तो ये विवाह के जो प्रकार हैं वो अब प्रचलित हैं। तो बाजदिया में कन्या पक्ष से वर के घर गाजे बाजे के साथ बारात जाती है। पिता के घर में जो लड़की है उसको दहयंती बोलते हैं कि जो लड़की, जो विवाह जिसका नहीं हुआ है, को घर एवं किस कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है। और विवाह के बाद लड़की, जिसका विवाह हो जाता है लड़की, उसको रयांती कहते हैं। उसका जो निवास है वो पति का घर होता है। तो इसमें क्या होता है कि बाजदिया में कन्या पक्ष से जो है गाजे बाजे के साथ लड़की जाती है और वहाँ रुकती है। तो ये जैसे कि इधर उत्तर में और जो शादियां हैं वो लड़का जाता है बारात लेके, लड़की को लेके आता है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ लड़की बारात लेके जाती है और वहीं पति के घर पे बाराती जो हैं वो विदा करके उसको चले आते हैं। पहले जो है जौनसार बावर क्षेत्र में प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत की जगह खुमरी नामक
समिति होती थी। इसमें क्या होता था, प्रत्येक परिवार का एक सदस्य समिति का सदस्य होता था। खुमरी के मुखिया को ग्राम शयाणा कहते थे। खुमरी में जो व्यक्तिगत मामला होता था वो निपटाया जाता था। तो खुमरी से ऊपर खत स्तर पर, तो खत स्तर क्या, जैसे कि गांव के ऊपर ब्लॉक होता है तो उसी स्तर का जो खत है वो ब्लॉक स्तर का होता था। तो उसमें खत खुमरी नामक जो है वो समिति होती थी। इसका एक प्रमुख को खत सयाणा कहा जाता था। और खत खुमरी दो गांव या अधिक गांव के बीच के जो दीवानी मामले हैं उनको निपटाती थी, दीवानी, राजस्व इत्यादि के मामलों को। और जो फौजदारी मामले होते थे वो तो अलग हैं, वो उनको नहीं इसमें लिया जाता था। इनमें केवल दीवानी मामले निपटाए जाते थे। तो जो जौनसारी हैं इनको हिंदू माना जाता है, लेकिन ये पारंपरिक हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करते हैं। ये महाशु यानी महाशिव, पांडव, भरद्वाज आदि को अपना कुल देवता व संरक्षक मानते हैं। इनके जो सबसे प्रमुख देवता महाशु, जिनको महाशिव माना जाता है, वो हैं। देहरादून में रहने वाले जौनसारी स्वयं को पांडवों का वंशज मानते हैं। इनके प्रमुख देवता पांचों पांडव, कुंती जिनको पंचमाता कहते हैं, इनकी प्रमुख देवी हैं। जो प्रमुख देवता हैं वो पांचों पांडव हैं, और कुंती जिनको पंचमाता कहते हैं वो इनकी देवी हैं। इनके पत्थर व लकड़ी के बने मंदिरों को हनौल कहते हैं। ये जो पत्थर और लकड़ी के मंदिर बनाते हैं जौनसारी, उनको हनौल कहा जाता है। अब इनके वस्त्रों के बारे में देखते हैं। तो पुरुषों का पहनावा जो है ऊनी कोट, ऊनी पैजामा जिसको झंगोली भी कहते हैं, ऊनी पैजामा को, ऊनी टोपी जिसे क्या कहते हैं, डिगुआ, व गर्मियों में पुरुष चूड़ीदार पैजामा, बंद गले का कोट, सूती टोपी पहनते हैं। सर्दियों में जो स्त्रियां हैं वो ऊनी कुर्ता, ऊनी घाघरा, एक बड़ा ऊनी रुमाल जिसको क्या कहते हैं, ढाट कहते हैं, वो पहनती हैं। गर्मियों में जो स्त्रियां हैं वो सूती घाघरा, कुर्ती, कमीज जिसको झगा कहते हैं, कुर्ते के बाहर चोली जो पहनते हैं उसको चोल्टी कहते हैं, ये पहनती थी, मतलब पहनती हैं। जो जौनसारी लोग हैं ये बिस्सू, बैसाखी का त्योहार, पंचाई पांचो यानी दशहरा का त्योहार को, दशहरा को पंचाई पांचो कहते हैं। दियाई यानी दीपावली का त्योहार, अठोई यानी जन्माष्टमी का त्योहार, नुड़ाई व जागड़ा आदि त्योहारों को मनाते हैं। पंचाई यानी दशहरा को पांडव का त्योहार कहते हैं, या शुक्ल पक्ष की षष्ठी या सप्तमी तिथि को होती है। विजयदशमी को पायता कहते हैं। ये लोग दीपावली के एक माह बाद 5 दिन तक बूढ़ी दीपावली मनाते हैं। दीपक के बजाय आंगन में भीमल की लकड़ी होती है, उसका हौला जलाया जाता है और पांडव व महाशु देवता के गीत गाते हैं। इनका जो सर्वाधिक प्रसिद्ध मेला है वो अप्रैल में पड़ता है, तो इसको बैसाखी या विश्व मेला है। यह बैसाख से लेकर 4 दिन तक चलता है। इन दिनों थाड़ा, चौली थात, डांडा, नागथात आदि स्थानों पर मेले लगते हैं। इनमें चावल से बने पापड़, जिनको क्या कहते हैं, लाडू या शाकुली कहते हैं, ये चावल से बने पापड़ होते हैं। ये इस मेले के जो हैं वो प्रमुख पकवान हैं। यह जौनसार बावर का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, जौनसार बावर क्षेत्र का। इन मेलों को गणयात कहते हैं। इस मेले को क्या कहते हैं, गणयात। इनमें जो है वीर केसरी मेला 3 मई को चौली थात में लगता है, जो कहाँ पर है, चकराता तहसील के नागो ग्राम के पास है। तो ये देहरादून में स्थित है चौली थात। इसमें जो है केसरी चंद के बलिदान दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। केसरी चंद जो थे वो अंग्रेजों से लड़े थे 1945 में, वो शहीद हो गए थे अंग्रेजों से लड़ते हुए। तो
उनकी याद में ये मेला लगता है। इस क्षेत्र में कुछ विशेष प्रकार के मेले लगते हैं जिनको मौड़ भी कहते हैं। मौड़ जो है ये भी मेले हैं। इनमें मछ मौड़ यानी गाड में तिमूर, गाड मतलब छोटी नदी में तिमूर जिसको तेजबल की झाड़ी कहते हैं का पाउडर डालते हैं और इससे क्या होता है मछलियां जो है बेहोश हो जाती हैं और उनको पकड़ते हैं। वह जतिराडो मोड़, इसमें क्या होता है कि कई खेतों को मिलाकर लगभग 25 वर्ष में मेला लगता है जिसमें लोग हथियार व गाजे बाजे के साथ अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं अपने अपने हथियारों से। तो ये जो है वो मौड़ मेले हैं। और इसमें क्या है जो तलवार है, जमदंड आदि, फरसा, कटार, इन सब हथियारों का प्रयोग करते हैं और अपना प्रदर्शन करते हैं, अपनी कला को दिखाते हैं। अब इनके नृत्य वगैरह को देखते हैं तो हारुल जो है वो परात के साथ किया जाने वाला नृत्य है। तो हारुल हुआ, झेला हुआ, रासो हुआ, पत्तेबाजी, रेणारत, पत्तेबाजी पुरुष करते हैं, अंडे कांडे, हृदया, सराई, जंगबाजी, तांदी, ठुमकिया इनके प्रमुख नृत्य हैं। किनके? जौनसारियों के। हारुल, मांगल, सिलोंगू और गोडवड़ा, सिलोंगू 2 बार हो गया है, फिरासू इनके जो है प्रमुख लोकगीत हैं और ये ऊपर वाले नृत्य हैं। अब तीसरा पहाड़ी जो जनजाति है उसको राजी कहते हैं। तो राजी जो है उत्तर भारत में एक आदिम और संख्या की दृष्टि से बहुत छोटा आदिवासी समूह है। भारत सरकार द्वारा घोषित 75 समूह जिन्हें आदिम समूह के रूप में जाना जाता है उनमें ये शामिल हैं। इन्हें वन रावत अर्थात जंगल का राजा, वन राजी जंगल के शाही लोग, वन मानुष जंगल का आदमी आदि के रूप में वर्णित किया जाता है। ये खुद को राजपूत और मध्य हिमालय के मूल निवासी होने का दावा करते हैं। प्रयाग जोशी के अनुसार तो ये जो प्रयाग जोशी हैं ये एक पहाड़ लेख है जो पहाड़ी लोगों पर लिखा गया है। इनमें प्रमुख इतिहासकार और जो लेखक और जो पहाड़ी विचारक हैं उनके विचार हैं। तो प्रयाग जोशी हैं एक, उनके अनुसार राजी जो है वो पूर्वी कुमायूं पश्चिमी नेपाल की एक अल्पसंख्यक आदिवासी जाति है। कहाँ की? पूर्वी कुमाऊं और पश्चिम नेपाल की। तो जैसे कि ये वर्णन प्रयाग जोशी के द्वारा मिलता है तो इसको मेंस में लिखने के लिए अगर इसको कोट करेंगे तो एक अच्छा प्रभाव भी पड़ेगा। वर्तमान में इसका मुख्य क्षेत्र जो है उत्तराखंड के पूर्वी जनपद पिथौरागढ़ के अस्कोट क्षेत्र में केंद्रित है। ये पहाड़ जो है उसके भाग 1 का है ये। और पिथौरागढ़ में राज्य के लगभग क्या है 55% लोग जो हैं पिथौरागढ़ में जो इस राजी लोग हैं पिथौरागढ़ जिले में राज्य के 55% लोग रहते हैं। पिथौरागढ़ के धारचूला, कनाली छीना, डीडी हाट, विकास खंडो तथा चंपावत व नैनीताल जिलों में इनका निवास है। तो ये कहाँ रहते हैं? मुख्यतः पिथौरागढ़ में और चंपावत व नैनीताल जिले में भी ये होते हैं। पिथौरागढ़ हुआ, चंपावत व नैनीताल जिला, इन 3 जिलों में ये मुख्यतया हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये आग्नेय वंशी कोल किरात जातियों के वंशज हैं। जो कोल किरात प्राचीन जातियां यहाँ रहती थी इस क्षेत्र में। इनका कद छोटा, मुंह चौड़ा होता है, होंठ कुछ बाहर निकले होते हैं, बालों की जड़ें घुंघराली होती हैं, वह शरीर पर कुछ काला व कुछ पीला इनका शरीर होता है। इनकी जो मातृभाषा है मुंडा है। ये तिब्बती एवं संस्कृत शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। बाहरी संपर्क के लिए कुमाऊनी का प्रयोग करते हैं जो कुमाऊं क्षेत्र की भाषा है। विवाह संस्कार में भी ये हिंदुओं की तरह अपने गोत्र में विवाह नहीं करते। विवाह के पूर्व सांग, जांगी व पिंठा संस्कार संपन्न होता है। इनमें बाल विवाह का प्रचलन था जो धीरे धीरे कम हो रहा है। बद्रीदत्त पांडे लिखते हैं, ये भी विचारक हैं।
राज्य, नगर और गांव के आदमियों से अपनी स्त्रियों का पर्दा करते हैं। जो राजी लोग हैं वो नगर और गांव के आदमियों से अपनी स्त्रियों का पर्दा करते हैं। इनमें अंधविश्वास, झाड़ फूंक की परंपरा थी, जिसके कारण महिलाओं की स्थिति अस्वास्थ्यकर थी। प्रयाग जोशी के अनुसार जो राजी स्त्रियां हैं बहुत परिश्रमी होती हैं। वह चारा इकट्ठा करना, खेतों में काम करना, दिन भर काम के बदले 2 नाली अनाज प्राप्त करती हैं। उनके आभूषणों में कानों में मुनड़े, नाक में बुलांक, जो नाक में पहनती हैं उनको बुलांक कहते हैं, गिलट के आभूषण व चूड़ियाँ आदि प्रमुख हैं। तो ये सब जो प्रयाग जोशी वगैरह ये सब हैं, ये पहाड़ जो रचना है उसमें लेखक या विचारक हैं और कुछ इतिहासकार हैं। राजियों का प्रमुख व्यवसाय जो है काष्ठोपकरण, यानी लकड़ी के उपकरण बनाते हैं, उनका निर्माण करते हैं। ये लोग पहले क्या थे, आयुधजीवी थे, यानी अस्त्र शस्त्र बनाते थे। फिर धीरे धीरे इन्होंने लकड़ी के उपकरण और बनाने चालू कर दिए। धीरे धीरे इन्होंने कृषि कार्य भी प्रारंभ किया, अस्थायी जीवन की ओर उन्मुख हुए। अभी भी कुछ जो परिवार हैं घुमक्कड़ी अवस्था में जीवन यापन कर रहे हैं और कुछ परिवार जो हैं वो झूम विधि से थोड़ी बहुत कृषि भी करने लगे हैं। ये आखेट, पशुपालन व वन उत्पाद संग्रहण करते हैं और कुछ जो हैं राजी वो मजदूरी का भी कार्य करते हैं। अब इनके धर्म और विश्वास के बारे में देखते हैं। जो ये हैं बाघनाथ, मलयनाथ, गणनाथ, मल्लिकार्जुन, नंदा देवी, छुरमल आदि देवी देवताओं को पूजते हैं। ये हिंदू धर्म को मानते हैं। ये जो ऊपर हैं ये इनके स्थानीय देवता हैं। इनके मुख्य देवता जो हैं वो बाघनाथ हैं। इनका विश्वास है कि देवी देवता जो हैं पहाड़ की चोटी, नदी, तालाब, कुओं में रहते हैं। कारक यानी कर्क और मकर संक्रांति, मकारा, इनके जो हैं प्रमुख त्योहार हैं। पूर्व में बनरौत यानी राजी गुफाओं में रहते थे और मालू के पत्तों का वस्त्र पहनते थे। आधुनिक समय में महिलाएं धोती, साड़ी, लहंगा, चोली, ओढ़नी तथा पुरुष जो हैं धोती, अंगरखा, पगड़ी धारण करते हैं। इनमें जो है गोदना गुदवाने की प्रथा का प्रचलन है। पूर्व में अधिकांशतः ये वनों में निवास करते थे, अब ये झोपड़ियों में निवास करते हैं। अपने निवास को ये रौतिउड़ा कहते हैं। अपने निवास को रौतिउड़ा कहते हैं। दोस्तों ये पहाड़ी क्षेत्रों की तीनों जनजातियां हुई। अब जो हैं तराई क्षेत्र की 2 जनजातियां बनती हैं, उनको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।